नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आज जो आपके एसएससी सीएचएस का 6 अगस्त 2021 को प्रथम पारी में एग्जाम कंडक्ट हुए हैं। तो 25 में से आज इस सेट में सारे सवाल मिल चुके हैं। टोटल 25 सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट साइज जानने वाले। एक सवाल में डाउट है जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स का सवाल था, एग्जैक्ट क्या सवाल था वो आप कमेंट करके बता देना। बाकी टोटल 24 सवाल यहाँ पर जानने वाले हैं। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑल सेट की एक साथ मिल जाती है। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लेना है। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। प्रथम शिफ्ट के ये ऑथेंटिक सवाल जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, टाइम मैनेजमेंट के लिए या फिर कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, एग्जाम से पहले ही पता चल जाए आपके ऑल इंडिया में क्या रैंक आ सकती है, इसके लिए आपको स्मार्ट वर्क के तौर पर डेली एक मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। मॉक टेस्ट की ये टेस्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट सभी एग्जाम्स के एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। इसमें भी यदि आप TTG के कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर 40 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ बैंकिंग की, डिफेंस की, SSC कर रहे हो, तब भी आप सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। एग्जाम में जो आपको इंटरफेस देखने को मिलता है सेम पैटर्न से यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। प्रथम पारी में पूछे गए सारे जीके के सवाल। देखिएगा पहला सवाल, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत GDP का कितने प्रतिशत है वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत GDP का टोटल 6% है वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। अभी तक पहले 4% है वो शिक्षा पर खर्च किया जाता था GDP का। अभी इसी शिक्षा नीति जो नई आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसी के तहत 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ये 6% है GDP का। और ये जो आपकी नई शिक्षा नीति है NEP 2020 है, इसको अप्रूव किया गया है 29 जुलाई 2020 को। ये डेट जरूर याद रखना। अगला सवाल, 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे। तो 1923 में यानी स्वतंत्रता से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष हैं वो कौन थे जिन्होंने 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो वो हो जाएंगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। ये 35 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1923 के अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे जो दिल्ली का विशेष अधिवेशन था। इसके अलावा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है वो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में भी अध्यक्ष रह चुके थे। 1931 का जो कांग्रेस अधिवेशन है उनके अध्यक्ष कौन थे, ये सभी NTPC में पूछे हुए सवाल हैं। ये आपको टॉपिक वाइज जैसे कांग्रेस का अलग से टॉपिक बनाया हुआ है जिसमें ये कवर किया हुआ है, वो PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट toptrendinggk.in पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो कराची में हुआ था। महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है जो 1924 में बेलगांव में हुआ है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन 1929 और 1937 फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की। एनी बेसेंट ने 1917 में जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी ने है। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं किन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता कब की है, जरूर देख लेना। दादा भाई नौरोजी ने 3 कांग्रेस अधिवेशन 1886, 1906 और 1893 जो लाहौर में हुआ था, बाकी दोनों कलकत्ता में हुए थे, तो इनकी अध्यक्षता है। प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था जिसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 2018 में, तो उनमें कुल कितने गोल्ड मेडल जीते भारत ने। तो 2018 के राष्ट्रमंडल खेल ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। भारत ने टोटल यहाँ पर 26 गोल्ड जीते हैं, 20 सिल्वर, 20 ब्रॉन्ज यानी 66 मेडल जीते थे। थर्ड रैंक भारत की आई थी 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में। याद रखिएगा नेक्स्ट 2022 में कॉमनवेल्थ गेम है बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाले हैं। ओवरऑल अब तक जो भी कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं जिसमें भारत के टोटल गोल्ड कितने ये पूछ रहे, तो 181 गोल्ड हैं अब तक भारत के राष्ट्रमंडल खेल में। 173 सिल्वर, 149 ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल 503 मेडल हो जाएंगे भारत के राष्ट्रमंडल खेलों में और इन मेडल के हिसाब से चौथी रैंक है इंडिया की ओवरऑल मेडल के केस में। अगला सवाल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है LAC किन के मध्य है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो दोस्तों ये भारत और चाइना के मध्य है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इस शब्द का इस्तेमाल झोउ एनलाई ने 1959 में जवाहरलाल नेहरू को लिखे एक पत्र में किया। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर 2020 तक टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है। तो टेस्ट विकेट क्रिकेट में या फिर ओवरऑल जो भी पूछ ले, सबसे अधिक विकेट लेने वाले जो भारतीय क्रिकेटर हैं वो अनिल कुंबले हैं। इन्होंने टेस्ट विकेट क्रिकेट में टोटल 619 विकेट लिए हैं 1990 से 2008 के मध्य जो इनका रहा है ये सत्र, तो इसमें टोटल इन्होंने 619 विकेट लिए हैं।
और सभी फॉर्मेट में बात करें टेस्ट, वनडे और टी20 में, तो अनिल कुंबले के टोटल 956 विकेट है, यानी विश्व में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने के केस में अनिल कुंबले का नाम आता है। भारत में सेकंड सबसे ज़्यादा विकेट लिए वो कपिल देव ने लिए हैं। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक विकेट हैं ओवरऑल सभी कैटेगरी में, वो दोस्तों मुथैया मुरलीधरन के हैं, टोटल 1347 विकेट हैं। सभी फॉर्मेट में सबसे अधिक रन है सचिन तेंदुलकर के, टेस्ट में या फिर वनडे में इंडिविजुअल पूछ ले तो वो सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे, टोटल है 34,357 रन हैं, विश्व में भी ये फर्स्ट हैं। अगला सवाल देखिएगा, द सब्सटेंस एंड द शैडो आत्मकथा किसकी है? द सब्सटेंस एंड द शैडो ये ऑटोबायोग्राफी है दिलीप कुमार की। दिलीप कुमार जो एक्टर हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ था 7 जुलाई 2021 को 98 वर्ष की आयु में। इनका मूल नाम था वो है मोहम्मद यूसुफ खान। नेक्स्ट वन, अप्रैल 2020 तक धान खरीदी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो पेडी, यहाँ पर खरीदी का पूछा है, न कि प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन का ना पूछ के प्रोक्योरमेंट का पूछा गया है। तो धान खरीदारी के केस में जो फर्स्ट स्थान पर राज्य हैं, बात हो रही है अप्रैल 2020 तक की एफसीआई के डाटा के अकॉर्डिंग, तो प्रथम स्थान पर है वो तेलंगाना हो जाएगा। और गेहूं खरीदी में फर्स्ट स्थान पर जो अप्रैल 2020 तक के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश है, सेकंड पंजाब है। अभी वर्तमान में जो डाटा अपडेट हुआ 2021 में, उसके अकॉर्डिंग गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश टॉप है, लेकिन धान खरीदी में यहाँ पर टॉप है वो हो चुका है पंजाब। लेकिन आपको 2020 का पूछा है तो 2020 तक ये तेलंगाना टॉप पर है, गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश याद रखना है। बाकी प्रोडक्शन की बात करूं तो सर्वाधिक चावल का उत्पादन है वो पश्चिम बंगाल में, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। गेहूं और चावल उत्पादन में फर्स्ट देश कौन सा? तो चाइना हो जाएगा, सेकेंड है भारत। अगला सवाल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या रही है? वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में इंडिया की रैंक रही है 68 रही है। ठीक है, 2018 में भारत की रैंक थी 58वीं। ये जो इंडेक्स जारी किया गया, याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। ये इंडेक्स एक और आईएमडी के द्वारा भी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें अलग रैंक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये दोनों ही आपको सवाल में मेंशन होगा किसके द्वारा जारी किया गया है, तो WEF के द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक है 68वीं। फर्स्ट रैंक का आपको पूछ रहे तो फर्स्ट रैंक है सिंगापुर की। बात करूं आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019, 20 या फिर 21 की बात कर लेते हैं, तो इंडिया की रैंक स्थिर है 43, यानी 43वीं रैंक भारत की है 2019, 20 और 21 तीनों में ही आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। और फर्स्ट रैंक है वो आपकी 2021 में तो है स्विट्जरलैंड की, 2020 की थी सिंगापुर की। तो 2021 में आईएमडी के द्वारा जो जारी किया गया वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में फर्स्ट रैंक है वो स्विट्जरलैंड की है, सेकंड स्वीडन की है, भारत की है वो 43वीं स्थिर यहाँ पर। और जो आपको WEF का पूछा तो भारत की है 68वीं रैंक है। और बाकी आपको यदि ये पूछ ले ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की, तो ये अलग है, प्रतिभा वाला सूचकांक है ग्लोबल टैलेंट वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में इंडिया की रैंक है 72वीं। ठीक है, ये प्रतिभा टैलेंट ऐड हो जाए तो भारत की 72वीं हो जाएगी। टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने, उसके बाद US और सिंगापुर हैं, इन्होंने टॉप किया है। और ये INSEAD जो INSEAD बिजनेस स्कूल के द्वारा गूगल और एडिको समूह के सहयोग से जारी किया गया इंडेक्स है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020, भारत की रैंक 72वीं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन सा देश फर्स्ट रैंक पर है? तो लगातार 5 वर्षों से प्रथम रैंक पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पर नॉर्वे ही है, आपको नॉर्वे बताना है। सेकंड है वो फिनलैंड है। 2020 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक याद रखिएगा 142वीं रही है 2020 में। अभी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 का भी डाटा आ चुका है, तो 2021 में भी भारत की रैंक 142वीं है और नॉर्वे अभी भी लगातार 5 वर्षों से पहले स्थान पर है। इसको जारी कौन करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, ये रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया सूचकांक हो जाएगा। और 2020 में इस इंडेक्स में अंतिम पायदान पर टोटल 180 देशों की रिपोर्ट में लास्ट स्थान पर उत्तरी कोरिया था। 2021 में बात करूं तो लास्ट स्थान पर 180वें देश स्थान पर है वो इरिट्रिया हो जाएगा, सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर है। चीन है वो भी आप कह सकते हो सबसे लास्ट में 177वें स्थान पर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। चीन भी बहुत ज़्यादा पीछे है। और सूचकांक में प्रथम है नॉर्वे जो लगातार 5 वर्षों से टॉप पर है, दूसरा स्थान फिनलैंड का है, तीसरा स्थान याद रखिएगा डेनमार्क का है।
कितने वर्ष में राज्यसभा में 2/3 सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो सभी को पता होगा जो 2/3 सदस्य हैं हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, तो आप कहेंगे 2 वर्ष में। इसलिए ये आपका स्थायी सदन है, उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को, जो कभी भंग नहीं होता है क्योंकि हर 2 साल में केवल 1/3 सदस्य ही यहाँ पर सेवानिवृत्त होते हैं। देखिए ये 1/3 होगा, ठीक है। कितने वर्ष में राज्यसभा में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो 2 साल में होते हैं। और जो राज्यसभा सदस्यों का वैसे कार्यकाल रहता है वो 6 वर्ष का रहता है। राज्यसभा में अभी देखिए 245 सदस्य हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित हैं। आर्टिकल 80 बताता है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित है, 12 राष्ट्रपति के द्वारा, 238 हैं वो राज्य और संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखिए राज्यसभा से संबंधित कुछ अदर फैक्ट की बात करें आपकी स्टैटिक जीके की, तो फर्स्ट चेयरमैन जो राज्यसभा के थे उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे थे। वर्तमान में जो एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति होता है वही चेयरमैन होता है राज्यसभा। वर्तमान राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह है। प्रथम राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एस.पी. कृष्णमूर्ति राव थे। प्रथम लोकसभा स्पीकर हैं जी.वी. मावलंकर हैं और वर्तमान में ओम बिरला हैं। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ज्वाइंट सिटिंग है राज्यसभा लोकसभा की संसद की, ये किसके द्वारा बुलाई जाती है और किस आर्टिकल के तहत? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं आर्टिकल 108 के तहत, जिसकी अध्यक्षता है वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट में देखिएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन से नए स्पोर्ट को ऐड किया गया है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में जो होने वाला है इसमें 4 नए स्पोर्ट को ऐड किया जाएगा। एक तो आपके ये ब्रेक डांसिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, स्केट बोर्डिंग है, सर्फिंग है। ये 4 स्पोर्ट में से ऑप्शन आपकी ब्रेक डांसिंग दे रखा था, वो करेक्ट करना था। बाकी इससे पहले आपकी एसएससी में सवाल आया है कि बर्मिंघम 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा स्पोर्ट ऐड होगा? तो वुमेन्स क्रिकेट ये ऐड होने वाला है, T20 वुमेन्स क्रिकेट T20। साथ ही साथ यहाँ पर बीच वॉलीबॉल है और पैरा टेबल टेनिस को ऐड किया जाएगा 2022 के बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में। 2022 के एशियन गेम जो हांगझाऊ में होने वाले इसमें ई स्पोर्ट को ऐड किया जाएगा। और बीजिंग 2022 के विंटर ओलंपिक में जो बीजिंग में होने वाला है 2022 में विंटर ओलंपिक, उसमें 7 नए स्पोर्ट ऐड हो रहे हैं। उसमें कौन कौन से हैं? महिला मोनोबॉब, फ्री स्टाइल स्कीइंग, बिग एयर जो पुरुष और महिला में, शॉर्ट ट्रैक, स्पीड स्केटिंग, टीम रिले, स्की जंपिंग, फ्री स्टाइल स्कीइंग, एरियल और स्नोबोर्ड क्रॉस में मिश्रित टीम इवेंट। इस प्रकार टोटल 7 नए स्पोर्ट बीजिंग 2022 के ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक जो समर ओलंपिक 2024 में होगा, ब्रेक डांसिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग ऐड होगा। और राष्ट्रमंडल खेलों में वुमेन क्रिकेट और बीच वॉलीबॉल, पैरा टेबल टेनिस को ऐड किया जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट है आने वाले शिफ्ट के लिए। किस विटामिन की कमी से आंखों में कलर ब्लाइंडनेस कमजोरी हो जाती है? तो दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस है यानी जो रतौंधी रोग कह सकते हो, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं रतौंधी और जीरोफथलेमिया, ए करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B6 और B12 की कमी से काफ़ी बार एग्जाम में आता है, एनीमिया रोग है, रुधिर की कमी हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़े फूल जाते हैं। डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, सूखा रोग कह सकते हो। ई की कमी से जनन शक्ति कमजोर होना। के की कमी से रुधिर का स्राव हो जाना, थक्का न बनना, एंठन, हीमोफीलिया हो जाता है। विटामिन B3 त्वचा पदार्थ, B7 जो बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं, लकवा और शरीर में दर्द। ठीक है, अगला सवाल, गोल्डन टेम्पल कहां पर है? गोल्डन टेम्पल की बात करें तो अमृतसर पंजाब में है। गोल्डन टेम्पल का काफी बार एग्जाम में सवाल न देकर इस प्रकार देंगे कि हरमिंदर साहिब है, ये गोल्डन टेम्पल का ही अन्य नाम है, तो ये आपके अमृतसर पंजाब में है और इसे 1585 से 1604 तक निर्मित किया गया है। काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि इनके द्वारा इनकी नींव रखी गई है, सिखों के चौथे गुरु रामदास जी के द्वारा। और जो डिजाइन किया गया है वो सिख धर्म के पंचम जो सिख गुरु हैं गुरु अर्जुन देव ने किया है और इसे पहले नष्ट भी किया गया था, 19वीं शताब्दी में पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। तब महाराजा रणजीत सिंह ने इसे दोबारा बनाया और इसे सोने की परत से सजाया था। एग्जाम में बहुत बार आता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो पूरी ओडिशा में है वो किनके द्वारा निर्माण किया गया है? तो पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिम्हा देव प्रथम ने इसको निर्माण कराया था, कोणार्क सूर्य मंदिर का। अब देखिए एनटीपीसी में एक सवाल आया था, जो सन टेम्पल सूर्य मंदिर है कोणार्क के अलावा एक मोढेरा में भी है, वो किनके द्वारा निर्मित है? चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा, भीम फर्स्ट के द्वारा इसे बनाया गया था 1026-27 सी में। और ये है कहाँ पर थी? गुजरात में। ठीक है, मोढेरा विलेज है, मेहसाणा जिला गुजरात में स्थित है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो लवलीना बोरगोहेन है, इन्होंने कितने किलोग्राम भार वर्ग में ये जीत लिया अभी पदक? जैसे कि सवाल जब पूछा गया था कि ये पार्टिसिपेट कर रही है अभी, तो इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीत लिया है। सिल्वर नहीं, सॉरी, ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने, सिल्वर तो जीता है अभी रवि कुमार दहिया ने जीता है।
इसके अलावा सिल्वर मीराबाई चानू ने भी जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो ब्रॉन्ज मेडल जो विजेता है 2020 की टोक्यो ओलंपिक में, नाम है इनका लवलीना। तो कितने किलोग्राम भार वर्ग में ये बॉक्सिंग में भाग लिया इन्होंने, तो ये दोस्तों भार वर्ग है 69 किलोग्राम का, ठीक है। वेल्टर वेट जो कैटेगरी है इसके अंतर्गत ये बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करके भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। अब एग्जाम में सवाल आ सकता है, थोड़ा पहली बार आप नाम सुन रहे हो ना, लवलीना, तो ये किस राज्य से बिलोंग करती, तो असम राज्य की है। और किस स्पोर्ट से पूछ रहे तो बॉक्सिंग याद रखिएगा। दीपक पूनिया है, ये 86 किलोग्राम भार वर्ग में भाग लिया है ओलंपिक में। तो इन सभी का भार वर्ग आपको पता होना चाहिए। रवि कुमार दहिया की बात करें तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। कितने किलोग्राम भार वर्ग में, 57 किलोग्राम याद रखिएगा। बजरंग पूनिया खेल रहे हैं 65 किलोग्राम भार वर्ग में। और जो मीराबाई चानू हैं इन्होंने 49 किलोग्राम भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है मीराबाई चानू ने। एग्जाम में सवाल आता है किस स्पोर्ट से, तो आप कहेंगे वेट लिफ्टिंग से। अब देखिए एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है, तो आप कहेंगे भवानी सिंह है, हालांकि ये बाहर हो गई है अभी। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है स्टार्स परियोजना को कितने राज्यों में शुरू किया गया है। स्टार्स जो परियोजना है टोटल 6 राज्यों में इसे शुरू किया गया। ये 6 राज्य है कौन से, ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा नहीं है उस केस में। तो स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा हो जाएगा। तो इनके छात्र हैं, 6 राज्यों के जो छात्र हैं उनके बुनियादी पठन और गणित कौशल को बेहतर बनाने तथा मूल्यांकन सुधारों का समर्थन करने के लिए स्टार्स प्रोजेक्ट है। स्टार्स का मतलब है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। 6 राज्य याद रखिए, हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा है। अक्टूबर 2020 में जो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इस स्टार्स प्रोजेक्ट को अनुमोदित किया गया था। और अभी यहाँ से एक करंट अफेयर्स का सवाल आप कह सकते हो, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो ये स्टार प्रोजेक्ट हैं 6 राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार के उद्देश्य से, तो अभी यहाँ पर आर्थिक मामलों के विभाग और विश्व बैंक का मध्य हस्ताक्षर हुए हैं 28 जनवरी 2021 को। तो आपको पूछ रहे किस बैंक के मध्य जो समझौते पर हस्ताक्षर हुए वित्तीय सहायता के लिए, विश्व बैंक और आर्थिक विभाग है जो शिक्षा मंत्रालय का, इनके मध्य स्टार प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब देखिए ये तो टोटल 6 राज्य, लेकिन इस परियोजना के अलावा 5 राज्य जो गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और असम में भी इसी तरह के प्रोजेक्ट को एशियाई विकास बैंक के वित्त पोषण की परिकल्पना भी की गई है। अब एक और अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम भी लॉन्च हुआ था उस समय, तो PISA पीसा है। इसकी शुरुआत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा वर्ष 2020 में की गई है। तो ये जो पीसा कार्यक्रम है ये अधिगम गणित और विज्ञान में 15 वर्षीय बच्चों के शिक्षण सीखने के स्तर पर परीक्षण करता है। अगला सवाल देखिएगा, स्वाली का युद्ध किन के मध्य हुआ, ये आपको पूछा गया है। जो 1612 में दे रखा था सवाल में, जो बैटल ऑफ स्वाली है ये किन के मध्य हुआ है, तो एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसका नेतृत्व कर रहे थे कप्तान बेस्ट, ठीक है। सामने थे पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली के मध्य ये युद्ध हुआ था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की जीत हो गई थी। ये 29 और 30 नवंबर 1612 को हुआ। तो हुआ कब, जरूर याद रखिएगा, स्वाली का युद्ध है ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाल के मध्य हुआ है। ये स्वाली है कहां पर, तो ये सूरत जो गुजरात की सिटी है उनके पास में एक गांव है स्वाली, वहां पर ये युद्ध हुआ था 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाल के मध्य। नेक्स्ट वन, क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आप कहेंगे ओडिशा में होता है। बहुत बार मैंने एनटीपीसी एग्जाम में सवाल बार बार रिपीट हो रहा था, सभी जो भी खनिज है उनका उत्पादन कहां से होता है, तो ओडिशा वाले ये याद रखिएगा, आयरन, मैग्नीज, क्रोमाइट, निकल, बॉक्साइट है। बॉक्साइट का भी पूछा जाता है। तो इन सभी खनिज का जो सर्वाधिक उत्पादन है अग्रणी राज्य वो ओडिशा हो जाएगा, आयरन में, मैंगनीज में, क्रोमाइट में, निकल में और बॉक्साइट में, ठीक है। सिल्वर के केस में राजस्थान में सर्वाधिक होता है उत्पादन। और बात करूं यहाँ पर मैं सबसे अधिक सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है। जो कोलार, धारवाड़, हसन, रायचूर जिले हैं वहां पर सोना निकाला जाता है सबसे अधिक कर्नाटक में। डायमंड के केस में मध्य प्रदेश है, यूरेनियम आंध्र प्रदेश, थोरियम है सबसे अधिक केरल राज्य में होता है। अगला सवाल, प्रति बूंद अधिक फसल की अवधारणा है यानी जो कंसेप्ट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, वो किस राष्ट्रीय योजना से संबंधित है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत है। ये प्रति बूंद अधिक फसल की अवधारणा को लाया गया है। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। और इसकी कुछ विशेषताओं की बात तो एक तो ये हो गई प्रति बूंद अधिक फसल की अवधारणा, साथ ही साथ क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण है। हर खेत को पानी यानी सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। पानी की बर्बादी को कम करके ऑन फार्म जल उपयोग जो प्रति बूंद अधिक फसल से सटीक होने के तरीकों को यहाँ पर किया गया है सही रूप से। MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग होता है, तो MS पेंट में आपको इनमें से जो भी ऑप्शन मिला होगा, JPEG भी होता है,
GIF भी है, PNG, JPG, BMP, इन सभी का होता है MS पेंट में जो एक्सटेंशन का प्रयोग होता है इमेज के फॉर्मेट में। वीडियो के लिए आपको एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है NTPC में .wmv एक्सटेंशन। PPT जो रहता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में PPTX जो एक्सटेंशन है, एक्सेल वर्कशीट में XLS एक्सटेंशन याद रखिएगा, वर्ड डॉक्यूमेंट में डॉक्स एक्सटेंशन ये प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द बेस्ट फाइनिंग एजेंट फॉर वाइन है। वाइन बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखाई देता है, एकदम साफ क्लीन दिखाई देता है, तो उसमें फाइनिंग एजेंट बनाया जाता है। और जो वाइन की कड़वाहट को कम करने के लिए भी उसमें फाइनिंग एजेंट मिक्स किया जाता है ताकि शराब की जो भी निलंबित कण है वो मुक्त हो जाए, बिल्कुल हो ही नहीं वहाँ पर निलंबित कण, और आपको स्पष्ट रूप से शराब देख पाओ और कड़वाहट भी कम हो जाए, इसलिए वहाँ पर फाइनिंग एजेंट को मिक्स किया जाता है। तो प्रमुख रूप से अच्छा बेस्ट फाइनिंग एजेंट कौन सा है, ऑप्शन पर आधारित है, बाकी ये गेलेटाइन मिलाया जाता है, ये सबसे बेस्ट रहता है। इसके अलावा है बेंटोनाइट भी है, और एग एल्बुमेन है, एग वाइट है, और इसिंग्लास, ये सभी कुछ प्रमुख फाइनिंग एजेंट हो जाएंगे जो वाइन में मिलाए जाते हैं। अगला सवाल, डॉक्टर तसेरिंग लैंडोल को 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है, वो किस राज्य से है? ठीक है, तो पद्म भूषण जो भी पद्म अवार्ड दिए गए 2020 के किस क्षेत्र में दिए गए हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, जरूर याद रखिएगा। देखिएगा, डॉक्टर तशेरिंग लैंडोल को चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का पद्म भूषण दिया गया है, ये लद्दाख से है। ठीक है, लद्दाख से 2020 में दिए गए पद्म भूषण की आप लिस्ट देख सकते हो, जैसे कि आपको तशेरिंग लैंडोल का पूछा है तो चिकित्सा के क्षेत्र में लद्दाख की। इसी प्रकार मुमताज अली हैं अन्य आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, ये केरल से हैं। और ये सभी आपको याद रखना है किस क्षेत्र से, PDF फाइल मिल जाएगी, और कहाँ कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। और बात करूँ पद्म विभूषण की तो 2020 में ये 7 जनों को मिला है। जॉर्ज फर्नांडिस बिहार से, अरुण जेटली राजनीति दिल्ली से, अनिरुद्ध जगन्नाथ हैं मॉरिशस से, याद रखिएगा राजनीति के क्षेत्र में, MC मैरी कॉम स्पोर्ट्स से मणिपुर से हैं, छन्नू लाल मिश्र उत्तर प्रदेश से हैं कला, सुषमा स्वराज राजनीति दिल्ली। और ये टोटल 7 जो पद्म विभूषण दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल, जो राजस्थानी वाद्य यंत्र जिसका नाम खड़ताल है, वो किस शैली का वाद्य यंत्र है? तो आप कहेंगे ये ताल वाद्य यंत्र है। ताल वाद्य यंत्र का मतलब क्या हो गया? ऐसा वाद्य यंत्र जिससे ध्वनि उस पर हाथ या अन्य किसी उपकरण से प्रहार के द्वारा या फिर रगड़कर उत्पन्न हो जाए, जिस प्रकार खड़ताल में होती है, तो वो एक ताल वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। ताल वाद्य यंत्र के अन्य उदाहरण में आपके तबला, डमरू, झांझ है, मृदंग है, ये सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट में देखिएगा, कौन है जो संसद में स्टार्ट होने से भंग होने तक पदस्थ यानी पद पर बने रहते हैं, अर्थात जो अगली नवनिर्वाचित लोकसभा है उसकी पहली बैठक तक वो बने रहते हैं, यानी लोकसभा भंग हो गई लेकिन तब भी वो बने रहेंगे, वो है लोकसभा अध्यक्ष हैं। जब लोकसभा भंग होती है, अध्यक्ष अपना पद तुरंत खाली नहीं करते हैं, अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक जो नई नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक नहीं आयोजित हो जाती हैं। वैसे अब अध्यक्ष रहते हैं लोकसभा के अपने चुनाव की तारीख से अगली लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले 5 वर्ष तक पद धारण करते हैं। और एक सवाल था थर्मोडायनेमिक्स से, एग्जैक्ट क्या सवाल था हीट से, आप कमेंट करके बताना। और एक आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से पूछा गया कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो MS ऑफिस वाला जो भी होगा वो ऑप्शन में आपको मिला होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सेकंड सेट के वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।